गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आ जाओ आज की हमारी शीट को डिस्कस करते हैं। देखो शीट का टाइटल क्या है, बूजिंग बडीज़। इसके अंदर ही आपको क्या दिख रहा है, बडी। बडी का मतलब क्या होता है, फ्रेंड, यानी बूजिंग बडी का मतलब क्या होता है, गुड फ्रेंड्स। अच्छे दोस्त जब हों तो उसे क्या कह सकते हो आप कि वी आर बूजिंग बडीज़, हम अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, अब ना देखो शीट के अंदर ना आरसी का पैसेज दिया था, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के हिसाब से ये शीट बनाई। किसी एक बच्चे ने कमेंट सेक्शन में कहा था कि जी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी करवा दो, तो उस बच्चे के लिए स्पेशल इस शीट को बनाया गया। अभी प्रैक्टिस करेंगे और कुछ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की भी, तो थोड़ा इजी सा ही मैंने पैसेज रखा। देखो पैसेज क्या था, थोड़ा सा लंबा तो था, लेंथी तो था, लेकिन इसकी लैंग्वेज कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं थी। बहुत ज़्यादा टिपिकल क्यों नहीं थी भाई, इसकी जो लैंग्वेज थी सिंपल सी थी। देखो कोई कॉमर्स या इकोनॉमिक्स रिलेटेड नहीं थी। अगर ऐसी लैंग्वेज होती है तो बच्चों को दिक्कत आती है, कोई मैंने ऐसी इसके अंदर डिफ़िकल्ट टर्म भी नहीं डाली। ठीक है, तो एक बार ही पढ़ते हैं। देखो आज तो ना फर्स्ट टाइम पैसेज कर रहे हैं, तो आज इसे ढंग से पढ़ेंगे। आगे वाले सेशंस में सीखेंगे कि टाइम बचाना कैसे है। अब एक बारी पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो क्या कहता है, ये कहता है जी, Dhananjay's Paul daughter was trapped inside the burning hospital, screaming for help, but a guard allegedly prevented her from getting out. धनंजय पॉल की बेटी थी, डॉटर थी, जो ट्रैप का मतलब फंस गई। कहाँ फंस गई, इनसाइड द बर्निंग हॉस्पिटल, जलते हुए हॉस्पिटल में फंस गई। और वो बेचारी मदद के लिए चिल्ला रही थी। स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना, स्क्रीमिंग फॉर हेल्प। लेकिन एक गार्ड ने कथित तौर से प्रिवेंट किया उसको रोक लिया। किस चीज़ से, हॉस्पिटल से बाहर निकलने में। उस गार्ड ने क्या कहा, उस गार्ड ने कहा कि भाई हु विल क्लियर योर ड्यूज, तुम यहाँ से चली गई तो जो तुम्हारा बिल बना उसको कौन भरेगा। और ये कथित तौर पे, मतलब ऐसा सुनने में आया, बाद में कहा होगा कि ऐसे ऐसे इस बच्ची को रोक लिया। दे आस्क, आगे कहता है द 14-year-old died. 14-year-old died on the fateful dawn of December 9, 2011. तो जो 14-year-old सिर्फ 14 साल की लड़की थी और उसकी डेथ हो गई। द 14-year-old died, कब डेथ हुई, ऑन दी फेटफुल डॉन। देखो फेटफुल का मीनिंग क्या होता है, विनाशक, एकदम विनाश करने वाली। और डॉन हमने पढ़ा था ना, डस्की और डॉन दो चीज़ें थी। डॉन होता है मॉर्निंग, तो कब हुई उसकी डेथ, एक विनाशक सुबह। किस चीज़ की विनाशक सुबह, कब की, 9 दिसंबर 2011 को 14 साल की लड़की की डेथ हो गई हॉस्पिटल के अंदर। उस हॉस्पिटल में आग लग गई थी, बर्निंग हॉस्पिटल था। और साथ ही साथ ये लड़की थी कौन, कह रहा है ये लड़की थी कौन, वन ऑफ दी 94 लोगों में से एक थी, हु सफोकेटेड, जिसका दम घुट गया। देखो आग लगती है तो कैसे डेथ होती है, आपको पता है, दो तरीके से डेथ होती है जब आग लगती है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो जल जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सफोकेशन से डेथ हो जाती है, क्योंकि भाई धुआं फैल जाता है, ऑक्सीजन उनको मिल नहीं पाती। तो कहता है ये वो लड़की थी जो सफोकेट होके जिसकी डेथ हो गई। कहाँ गया, वन ऑफ द 94 हु सफोकेटेड, जो सफोकेटेड हुए, जिनको सफोकेशन हुई, कब, व्हेन फ्यूम्स फ्रॉम ए फायर। फ्यूम होता है जी लपटें, जब कुछ आग की लपटें कहाँ से निकली, इन दी बेसमेंट ऑफ दी एडवांस मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल। एडवांस मेडिकल रिसर्च ये पूरा नाम है हॉस्पिटल का, इसके बेसमेंट में से कुछ आग की लपटें निकली। और हॉस्पिटल है कहाँ जी, कैलकाटा में भी कोई जगह है, डेकूरिया, वहाँ पर है, पता नहीं वहाँ की लोकल जगह है। वो आग ना फैल गई, स्प्रेड हो गई। कहाँ स्प्रेड हो गई, टू दी अपर फ्लोर, ऊपर वाले फ्लोर्स की तरफ भी। कैसे, थ्रू एयर कंडीशनिंग डक्ट्स। एयर कंडीशनिंग डक्ट क्या होती है जी, पाइप वगैरह। जो भाई नीचे बेसमेंट में आग लगी और एयर कंडीशनिंग डक्ट से ना ऊपर की मंजिल तक आग फैल गई। ये बात कह रहा है, जिसमें एक बच्ची की भी डेथ हो गई और 94 और लोगों की भी डेथ हो गई थी। कब हुई थी घटना हुई थी 9 दिसंबर 2011 की विनाशकारी सुबह को। आगे कहता है फॉर दी लास्ट 7 ईयर्स, पिछले 7 सालों से पोल कौन है, एक रेजिडेंट है बनकोरा डिस्ट्रिक्ट का, बनकोरा जिला होगा कोई वहीं का बंगाल में, हु मेड द ग्रूलिंग 172 किलोमीटर जर्नी टू कैलकाटा एंड बैक एवरी सिंगल टाइम द कोर्ट अनाउंस्ड अ हियरिंग इन द केस ऑफ क्रिमिनल नेग्लिजेंस which was filed against the hospital, क्या कहता है जी, ये कहता है पिछले 7 सालों से ना पोल नाम का एक व्यक्ति जो रेजिडेंट है, कहाँ का रेजिडेंट है जी, रेजिडेंट
पिछले 7 साल से ये जो पॉल नाम का व्यक्ति है इस डिस्ट्रिक्ट का, ये क्या कर रहा है, हैज़ मेड द ग्रूलिंग 172 किलोमीटर जर्नी टू कलकत्ता। 172 किलोमीटर की जर्नी करता है कलकत्ता तक और बैक, मतलब वापसी भी आता है एवरी सिंगल टाइम, हर बार जब जब कोर्ट ने अनाउंस किया है कि भाई आपकी हियरिंग है। किस केस में? इन द केस ऑफ क्रिमिनल नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का मीनिंग क्या होता है जी? लापरवाही का। क्रिमिनल नेग्लिजेंस, लापरवाही का केस दर्ज करवाया विच वाज फाइल्ड अगेंस्ट दी हॉस्पिटल, हॉस्पिटल प्रशासन के खिलाफ। ठीक है, एक सीखने वाली बात और मिली, ग्रूलिंग। ग्रूलिंग का मीनिंग क्या होता है? पिछले भी किसी परिवर्तन सीरीज में हम पढ़ के आए थे, डल एंड बोरिंग। डल एंड बोरिंग, भाई कोई चीज़ बार बार आप करोगे तो वो डल एंड बोरिंग लगने लगी उसको, तो एक मोनोटोनस सा उसका रूटीन हो गया। ठीक है, आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं 7 years ऑन, कहते हैं 7 सालों में क्या हुआ, ही इज़ एग्जॉस्टेड एंड ड्रेन्ड ऑफ रिसोर्सेज। भाई वो थक भी चुका है और उसके जो रिसोर्सेज थे ना, जो उसका पैसा था, वो भी अब ख़त्म होने की कगार पर है। आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं वी आर मिडिल क्लास फैमिली, कहते हैं भाई हम तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। विदाउट द फिनेंसेस रिक्वायर्ड टू पे फॉर लेंदी ट्रायल्स, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम दे सकें, पे कर सकें लंबी चलने वाली कोर्ट ट्रायल्स को। वी रिपोज्ड फेथ इन द लीगल सिस्टम, कहते हैं हमें ना विश्वास है। रिपोज का मीनिंग क्या होता है जी? विश्वास होना। रिपोज का मीनिंग क्या होता है? विश्वास होना। कहता है भाई हमको ना, कहाँ, एक सेकंड रुको, पेन नहीं मिला। कह रहे जी हमको ना विश्वास है, फेथ है, कहाँ पर? हमारी कानून व्यवस्था के अंदर। लेकिन बट वाई डज इट टेक सो लॉन्ग टू गेट जस्टिस, लेकिन फिर भी इतना लंबा समय क्यों लग जाता है इंसाफ मिलने के लिए? पॉल ब्रेक डाउन, ये पॉल बंदा ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन सीखा था फ्रेजल वर्ब की सीरीज में। मशीन ब्रेक डाउन होती है तो स्टॉप फंक्शनिंग, और जब इंसान ब्रेक डाउन होता है तो दुख के मारे टूट जाना, बुरी तरह रोने लगना। वो रोने लग गया ये बात कहते कहते। रिकॉलिंग, रिकॉलिंग का मतलब याद करते हुए, किस चीज़ को? हिज डॉटर्स प्री मेच्योर डेथ, अपनी बेटी की प्री मेच्योर डेथ को। कैसी डेथ को? प्री मेच्योर। तो प्री मेच्योर क्या होता है? प्री मेच्योर आपने सुना है? प्री मेच्योर डिलीवरी होती है। क्या होता है? जब 9 मंथ से पहले ही बेबी हो जाता है तो उसको कहते हैं भाई प्री मेच्योर डिलीवरी। तो इसी तरह प्री मेच्योर डेथ, प्री मेच्योर का ना हिंदी में एक मीनिंग होता है अकाल। अकाल क्या होता है? समय से पहले जो चीज़ होगी, भाई होना जो थी उसकी डेथ होती तो भाई अपनी ज़िंदगी जी के बेचारी की डेथ होती, लेकिन सिर्फ 14 साल की एज में ही आग लगने से उसकी मृत्यु हो गई। तो उसकी कैसी मृत्यु थी? ये अकाल मृत्यु थी। हिंदी का वर्ड होता है ना अकाल मृत्यु, उसकी एग्जैक्ट इंग्लिश है प्री मेच्योर डेथ। ठीक है, शी वॉज जस्ट ए चाइल्ड, कहता है वो तो सिर्फ एक बच्ची थी। ही सेज हिज वॉइस क्यूवरिंग विद द इमोशन, कहते हैं भाई वो तो एक बच्ची थी और ये बात कह के उसकी जो आवाज़ है ना, क्यूअर यानी कांपने लगती है। क्यूअर का मतलब होता है कांपना, इमोशन के साथ, जज्बात के साथ उसकी आवाज़ कांपने लगती है, भावुक हो जाता है वो। इफ़ शी हैड लिव्ड, कहता है अगर आज वो जिंदा होती ना, शी वुड हैव बीन डैश, तो भाई आज वो इतने साल की होती। अब देख लो बात क्लियर कट ही कह रहे हैं। क्या आप एक चीज़ समझने की कोशिश करो, कहता है 14 साल की बच्ची थी और 7 सालों से केस लड़ रहा है, यानी आज अगर वो लड़की जिंदा होती तो 21 साल की हो जाती। ठीक है, आगे कहता है मोस्ट रिलेटिव ऑफ द AMRI's फायर विक्टिम आस्क द सेम क्वेश्चन। एक सेकंड, कोई लाइन छूट गई क्या? एक सेकंड, हाँ नहीं छूटी। कहते हैं भाई जो मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स है ना, कहाँ है? एक सेकंड, मोस्ट रिलेटिव जो है ना, AMRI फायर विक्टिम आस्क दी सेम क्वेश्चन। AMRI हॉस्पिटल का नाम दे दिया, ठीक है। फायर विक्टिम जो ये आग वाला हादसा हुआ, और उस हादसे में जो जो विक्टिम थे उनके रिलेटिव, ज़्यादातर रिलेटिव जो है यही सवाल पूछते हैं कि भाई इंसाफ मिलने में इतनी देरी क्यों लगती है। आगे कहता है किसी की एज इट इज स्टेटमेंट उठा रहा है, देखो 2 कोमा के बीच में क्या कहता है, वाई इज देयर नो डेडलाइन, कहता है एक डेडलाइन क्यों नहीं है, एक लिमिट क्यों नहीं है कि इतने टाइम में फैसला आ जाना चाहिए। ये बात कौन कहता है? ये बात कहता है जी पैरोमिता गुहा ठाकुरता। ये बंदा कहता है, ये लड़की कहती है हु लॉस्ट हर मदर, जिसने अपनी माता को खो दिया। उसकी माता कौन थी जी? 64 साल की वृद्ध थी, नाम था मृदुला देवी, और उसी हादसे में उसने अपनी माता को खो दिया। ये डिमांड करती है, ये लड़की क्या करती है? ये लड़की डिमांड करती है कि भाई कोई डेडलाइन क्यों नहीं है कि इतने साल में तुमको इंसाफ मिल जाएगा। ठीक है, आगे कहते हैं इमीडिएटली आफ्टर दी ट्रेजेडी,
हादसे के तुरंत बाद ही वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैड स्वंग इनटू एक्शन। वेस्ट बंगाल की जो सरकार थी ना वो एक्शन की तरफ बढ़ी। स्वंग का मतलब एक तो होता है झूलना, एक मीनिंग क्या होता है टू स्टार्ट एन एक्शन। एक मीनिंग तो होता है झूलना, स्विंग की तो थर्ड फॉर्म होती है, ये हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक मीनिंग होता है झूलना और एक मीनिंग क्या होता है टू स्टार्ट एन एक्शन, कोई कदम उठाना या फिर कोई कार्य शुरू करना। ठीक है, कहते हैं भाई हादसे के जस्ट बाद ही क्या हुआ, वेस्ट बंगाल की सरकार ने एक्शन लिया। क्या एक्शन लिया? विद चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने क्या किया? गेटिंग द एंटायर टॉप मैनेजमेंट ऑफ AMRI। AMRI हॉस्पिटल की जो एंटायर टॉप मैनेजमेंट थी ना, मतलब उसके ओनर, उस हॉस्पिटल के मालिक और उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। इन वट वाज कंसिडर्ड एज in what considered an exemplary administrative act on her instruction, the police filed a charge sheet in just 84 days। कहते हैं भाई प्रशासन ने ना इतने अच्छे तरीके से एक्ट किया कि एक एग्जाम्पल सेट हो गया। क्या सेट हो गया? एक एग्जाम्पल सेट हो गया। और हादसे के महज 84 दिनों के बाद ही पुलिस ने ना उस मामले में चार्जशीट भी क्या कर दी जी, दायर कर दी। ठीक है, ऐसी बात कर रहा है। दे वर ऑल्सो बुक्ड, जो हॉस्पिटल के टॉप ऑफिशियल थे ना, उनके मालिक और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उनको बुक किया गया। किस चीज़ के लिए? दे वर ऑल्सो बुक्ड अंडर सेक्शन 11J एंड 11C। 11C और 11J में भी उनको बुक किया गया। और ये सेक्शन है किस चीज़ का? बंगाल राज्य की फायर सर्विसेज का एक्ट है। इन्होंने अपना कोई एक्ट बना रखा है। विच परटेन, परटेन का मीनिंग होता है रिलेटेड टू, जो रिलेटेड है किस चीज़ से? फ्लोटिंग फायर सेफ्टी रेगुलेशन। फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है बेटा? फ्लोटिंग का मतलब होता है अवहेलना करना, उल्लंघन करना, कि भाई आप फायर सेफ्टी रेगुलेशंस का उल्लंघन कर रहे हो। उस चीज़ में भी मुकदमा उनके ऊपर दर्ज करवा दिया। द प्रोएक्टिव रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। देखो प्रोएक्टिव रोल क्या होता है? एक रोल तो ऐसा होता है कि भाई मान लो किसी का कत्ल हो गया, पुलिस वाले आए, कार्रवाई कर दी। तो वो क्यों आए? क्योंकि कोई कत्ल हुआ, किसी एक्शन का रिजल्ट था। लेकिन प्रोएक्टिव रोल क्या होता है जी? प्रोएक्टिव रोल वो चीज़ होती है कि भाई उन्होंने वो चीज़ की क्योंकि वो बदलाव करना चाहते थे। प्रोएक्टिव रोल का मतलब होता है एक ऐसा रोल जो क्या करे? टेंड्स टू इनिशिएट ए चेंज, जो बदलाव लाना चाहे सिस्टम में, ना कि किसी चीज़ पर रिएक्ट करे। समझ गए? देन रिएक्टिंग टू एन इवेंट। भाई उसकी सरकार ने ना इसलिए वो नहीं किया कि भाई कहाँ है, उसकी सरकार ने इसलिए वो नहीं किया कि भाई ऐसी घटना हो गई तो हमें कार्रवाई करनी चाहिए। उसने इसलिए कार्रवाई की कि भाई बदलाव आए, दोबारा इस तरह की घटना ना हो। भाई 94 लोग, 94 लोगों की मौत हो जाना कोई छोटी बात तो थी नहीं। तो आगे क्या कहते हैं जी? प्रोएक्टिव रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हैड रीएश्योर्ड विक्टिम फैमिली। विक्टिम्स की फैमिली को रीएश्योर किया, भाई उनको फिर से तसल्ली करवाई कि तुमको इंसाफ मिलेगा। ठीक है, आगे क्या कहते हैं जी? आगे कहते हैं गुहा ठाकुरता सेज। ये बात कौन कहती है? ये गुहा ठाकुरता नाम की लड़की कहती है। अब आगे क्या कहता है? आगे कहता है बट वी कैन नॉट, एक सेकंड, आगे क्या कहता है जी? बट वी कैन नॉट फैथम व्हाट ट्रांसपायर्ड सब्सिक्वेंटली टू स्लो थिंग्स डाउन। लेकिन ना फैथम एक वर्ब होती है। कैन का मतलब हेल्पिंग वर्ब कोई मोडाल, नोट का मतलब एडवर्ब। तो फैथम यहाँ वर्ब की तरह काम कर रहा है, मेन वर्ब की तरह। और फैथम का मीनिंग होता है टू अंडरस्टैंड। क्या मीनिंग होता है जी? टू अंडरस्टैंड। तो ये क्या कहता है? ये ऐसी बात कहता है कि हमें ये बात समझ में नहीं आती, बट वी कैन नॉट फैथम, हमें अंडरस्टैंड नहीं होता, समझ नहीं आता। व्हाट ट्रांसपायर्ड सब्सिक्वेंटली टू स्लो थिंग्स डाउन। ट्रांसपायर्ड का मतलब होता है कि भाई क्या घटित हो जाता है, जिस वजह से जो ये थिंग्स है ना ये स्लो हो जाती है, धीरे धीरे। प्रोसेसिंग जो है, जो इंसाफ मिलने की प्रक्रिया है वो कैसी हो जाती है जी? स्लो हो जाती है। आगे क्या कहता है? आगे कहता है व्हेन ए ईयर लेटर इन 2012, 2011 में घटना हुई। 2012 एक साल बाद अरेस्टेड पीपल, जो इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनको क्या हो गया जी? जमानत मिलनी शुरू हो गई। इट डिसहर्टन्ड दी फैमिलीज। इस चीज़ ने क्या किया जी? डिसहर्ट किया फैमिली को, उन्हें निराश किया। डिसहर्ट का मीनिंग होता है निराश करना। द एग्रीव्ड, एग्रीव्ड का मीनिंग क्या हो गया जी? कुछ वर्ड इसमें सीखने वाले मिले हैं। एग्रीव्ड का मीनिंग क्या होता है जी? एक वर्ड आता है हिंदी में एग्जैक्ट, पीड़ित, शोक का कुल। तो जो पीड़ित है ना, जो भाई रिलेटिव है, और कैसे है वो? एग्रीव्ड भी है। और एक्सएस्परेटेड, का मीनिंग होता है इरिटेटेड, भड़के हुए हैं, इस चीज़ से गुस्से में है वो लोग।
उनके रिलेटिव ने क्या किया, फॉर्म दी AMRI फायर विक्टिम फैमिली एसोसिएशन। उसके परिवार वालों ने जिन जिन लोगों के वो फैमिली मेंबर्स उस हादसे में मारे गए थे, उनके परिवार वालों ने एक एसोसिएशन, एक संगठन बनाया। किस नाम से, AMRI उस हॉस्पिटल का नाम, फायर विक्टिम फैमिलीज, ठीक है। और उस संगठन का क्या रोल था जी, इट्स किसके लिए है, एसोसिएशन के लिए। उस संगठन का क्या रोल था कि भाई मॉनिटर करो, देख रेख करो कि केस में क्या प्रोग्रेस हो रही है, और एक दूसरे को मोटिवेट भी करो कि भाई हमें इस लड़ाई को लड़ना है, हमें इंसाफ लेके रहना है, हम इन बड़े लोगों के सामने नहीं झुकेंगे। आगे कहता है दैट रोल इट परफॉर्म्ड डॉजली, भाई उसने ना इस रोल को उसने परफॉर्म भी किया। और कैसे परफॉर्म किया जी, डोजिडली का मीनिंग क्या होता है, दृढ़ निश्चय के साथ, डिटर्मिनेशन पावर के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ उस संगठन ने जो एसोसिएशन बनाई उसने अपना रोल भी निभाया। आगे कहता है राजा गांगुली कोई और बंदा है। हु लॉस्ट, उसने क्या खोया, अपने 64 साल के पिता को खोया इस हादसे में। फ्लाइज इन फ्रॉम मुंबई से आता है कोर्ट की हियरिंग में। और क्या होता है जी, मुंबई में क्या करता है, काम करता है एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर, कोई मेडिकल दवाइयों की कंपनी में नौकरी करता है। वो मुंबई से आता है, ठीक है, फ्लाइट के थ्रू आता है। क्यों आता है, इन हियरिंग्स को अटेंड करने के लिए। आगे कहता है अदर्स केम फ्रॉम असम, कुछ और लोग असम से आते हैं, अदर स्टेट दूसरे राज्यों से आते हैं, और फ्रॉम डिस्टेंट कॉर्नर ऑफ बंगाल, और बंगाल के अलग अलग हिस्सों से आते हैं। द ट्रैवल हैज़ बीन टेकिंग इट्स टोल, जो ट्रैवल है ना वो क्या कर रहा है जी, हैज़ बीन टेकिंग इट्स टोल। तो यहाँ पर ना टेकिंग इट्स टोल का मीनिंग क्या होता है, टेकिंग इट टोल एक वो होता है हमारा फ्रेज होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, बैड इफेक्ट होना, टू हैव बैड इफेक्ट। किस चीज़ के ऊपर बैड इफेक्ट होना, ऑन समवन, किसी इंसान के ऊपर या फिर किसी चीज़ के ऊपर। टू हैव बैड इफेक्ट ऑन समवन और समथिंग, ये मीनिंग होता है टेक इट टोल का मतलब, ठीक है। कहते हैं भाई अब आप खुद देखो, कह रहा है कोई मुंबई से आ रहा है, कोई बेचारा 172 किलोमीटर का अप डाउन कर रहा है, कोई असम से आ रहा है, कोई बंगाल के दूसरे इलाकों से आ रहा है। तो ये जो ट्रैवल है ना, ये जो रास्ता है, ये क्या कर रहा है, टेकिंग इट टोल, बुरा प्रभाव डाल रहा है हमारे ऊपर। कैसे, फिजिकली एंड फिनेंशियली। फिजिकली भाई इतनी दूर से आते हैं, इनको आने जाने में भी दिक्कत होती है, और फिनेंशियली का मतलब किराया भी लगता है, अगलों की जेब भी ढीली हो रही है। सेज वन, एक पीड़ित कहता है बट देयर डज नॉट सीम टू बी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल ऑफ द अनसर्टेनिटी। लेकिन, बट का मतलब लेकिन, देयर डज नॉट सीम टू बी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल ऑफ द अनसर्टेनिटी। देखो टनल क्या होती है, ये एक टनल है ना, टनल में क्या होगा, अंधेरा होगा, और भाई अनसर्टेनिटी अनिश्चितता है कि उसके अंदर कुछ भी हो सकता है। तो ऑथर क्या कहता है कि देयर डज नॉट सीम टू बी लाइट इन दी टनल एट द एंड ऑफ द टनल। भाई इतनी डिफिकल्टीज झेल रहे हैं, तो ये एक समस्याओं के टनल में चल रहे हैं, और अभी भी ना इस टनल के एंड में भी इन्हें कोई लाइट नहीं दिखती। लाइट का मतलब है रोशनी नहीं दिखती, ऐसा नहीं, मतलब ये हुआ कि भाई टनल में रोशनी नहीं दिखती, तो उन्हें अभी भी कोई उम्मीद नहीं है कि उनकी समस्याएं जल्दी से सुलझ जाएंगी, जल्दी से फैसला हो जाएगा। कुछ ऐसी सेंस देना चाह रहा है, बट देयर डज नॉट सीम टू बी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल ऑफ अनसर्टेनिटी। भाई इतनी समस्याएं, इतनी यातनाएं झेलने के बाद भी, इतना परेशान होने के बाद, अपने परिवार वालों को खोने के बाद भी अभी भी कोई लाइट, कोई होप नहीं दिखती कि जल्दी से उनके विचारों की समस्या का समाधान। आगे कहता है जस्टिस मस्ट बी सर्व्ड नाउ, कहते हैं अब तो इंसाफ मिलना चाहिए, अभी मिलना चाहिए। नॉट इन द डिस्टेंट फ्यूचर, दूर दराज भविष्य में नहीं, अभी आपको इंसाफ मिलना चाहिए, ठीक है। आगे क्या कहता है, द टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रैवल एंड लीगल फीस हैज़ क्रॉस्ड ₹20 to 25 लाख दस फार। कहते हैं भाई पूरी जो ट्रैवल करने की कॉस्ट खर्च होती है ना, पैसा लग रहा है, और जो लीगल फीस वकीलों को दे रहे हैं वो लगभग 20 से 25 लाख रुपए की बैठ गई है अब तक तो। आगे क्या कहता है जी, आगे कहता है विक्टिम फैमिली सेज दैट दो दे वर प्रोवाइडेड प्रोसिक्यूटिंग लॉयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द स्टेट। कहता है भाई हालांकि ना हमें वकील प्रोवाइड करवाया गया था, विक्टिम फैमिली पीड़ितों के परिवार को प्रोवाइड करवाया गया था, क्या, प्रोसिक्यूटिंग लॉयर, सरकारी वकील दिया गया था फ्री ऑफ कॉस्ट, जो उनसे कोई भी पैसा नहीं लेता। किसने दिया, राज्य सरकार ने मुहैया करवाया। लेकिन ज़्यादातर ने क्या डिसाइड किया, मोस्ट डिसाइडेड टू हायर द सर्विस ऑफ लीगल एक्सपर्ट इंडिविजुअली। लेकिन ज़्यादातर ने ये तय किया कि भाई हम इन सरकारी वकीलों के भरोसे नहीं बैठेंगे, अपना वकील अपने आप चुन लेंगे, प्राइवेट वकील को हायर करेंगे। आगे कहता है वी डोंट डाउट देयर एफिशिएंसी,
किसकी एफिशिएंसी? देर से मतलब स्टेट प्रोसिक्यूटर। कहते हैं जो सरकारी वकील है ना, हमें उनकी योग्यता के ऊपर कोई भी शक नहीं है, लेकिन हमारा अनुभव क्या कहता है, बट इन आवर एक्सपीरियंस इट इज़ ओनली, हमारा अनुभव क्या कहता है कि हमारा अनुभव कहता है कि वी पे दैट दे आर रियली इंटरेस्टेड। भाई सीधी सी बात है, सरकारी वकील को मिलनी है तनख्वाह, वो चाहे केस हारे जीते, उसकी तो सरकारी नौकरी है, उसको ये थोड़ी है 2 केस हार गया तो अगला केस नहीं मिलेगा, तो वो क्यों ढंग से काम करेगा? वो तो बस आ रहा है जा रहा है काम करे। लेकिन प्राइवेट वकील जो है बंदा, उसको तो अपना नाम बनाना है, उसको तो पैसा मिल रहा है भाई, एक हियरिंग के 50,000 रुपये लेते हैं वकील, ठीक है, तो उसको तो अपना पैसा मिल ही रहा है, तो भाई वो ढंग से काम करेगा ना। तो ये कुछ ऐसी बात कहता है कि भाई उन लोगों को इंटरेस्ट कब आएगा, जब हम उनको पे करेंगे, ठीक है, ये बात है। ये बात कौन एक्सप्लेन करता है जी? गुहा ठाकुरता, जो कि प्रेसिडेंट है उस एसोसिएशन की जो इन्होंने बनाई थी, फायर विक्टिम्स फैमिली नाम से एक एसोसिएशन नहीं बनाई थी। आगे क्या कहते हैं? आगे कहती है, ये एक्सप्लेन करती है इस बात को कि एक्यूज्ड जो आरोपी है ना, उन्होंने हायर कर रखे हैं टॉप लीगल एक्सपर्ट, उन्होंने तो बहुत अच्छे वाले तगड़े वाले वकील हायर कर रखे हैं। इसीलिए ना हमें इंश्योर करना पड़ेगा, हमें इस बात की तसल्ली करनी पड़ेगी कि जो हमारे वकील है ना, वो कम से कम उनके जितने तो अच्छे हों, उनसे ज़्यादा हो लेकिन कम से कम उनके जितने तो अच्छे हो। आगे बात कहता है, गुहा ठाकुर अरताज मदर, इस लड़की की मदर थी, वाज एडमिटेड, ये हॉस्पिटल में एडमिटेड थी। किस लिए भाई? प्री ट्रीटमेंट डायग्नोसिस टेस्ट, उसका कोई डायग्नोसिस वगैरह होना था, इसलिए वो हॉस्पिटल में एडमिट थी और उसको रिलीज़ किया जाना था। एंड वाज टू बी रिलीज्ड ऑन दी नाइट बिफोर दी फायर, जिस दिन आग लगी, कब आग लगी थी मेरे हिसाब में, इसने 9 दिसंबर लिखी थी शायद तारीख वहाँ, या 11 दिसंबर होगी, तो जिस दिन आग लगी ना उससे एक दिन पहले उसकी मदर को रिलीज़ किया जाना था, लेकिन हो नहीं पाई, किन्हीं कारणों से नहीं हो पाई। अब उसको रिग्रेट होता है, नाउ वी लिव विद द रिग्रेट, कहती है अब हमें दुख होता है, पश्चाताप होता है कि भाई हम उसको घर नहीं लेके आए, उसी शाम को नहीं लेके आए, किसी कारण से कहा होगा एक दिन बाद डिस्चार्ज करवा लेंगे, होता है ऐसा, कई बार बीमार वगैरह होते हैं, और हम लोग भी कई बार सोचते हैं कि भाई आज इसकी तबीयत ना बिगड़ जाए, एक दिन और रख लो हॉस्पिटल में, कल इसको डिस्चार्ज करवा लें, तो इन्होंने भी ऐसा ही कुछ सोचा। नेक्स्ट उसी रात को आग लग गई और भाई उनकी डेथ हो गई। आगे क्या कहता है? सीन थ्रू द कोल्ड लॉजिक ऑफ रीजन। कोल्ड लॉजिक क्या होता है? देखो, लॉजिक होता है कि कोई फैक्ट है जिसके पीछे कोई कारण हो, लेकिन कोल्ड लॉजिक क्या है? एक ऐसा फैक्ट है जो ना ह्यूमन की भावनाओं की कदर नहीं करता, इमोशंस या जज्बात की कदर नहीं करता। अब आपने सुना भी होगा कोर्ट के फैसले आने में भाई 5, 10 साल, 8 साल, 7 साल भी लग जाते हैं। कई बार ऐसा होता है पीड़ित की डेथ ही हो चुकी होती है, उसको क्या इंसाफ मिल गया बताओ, है ना? तो भाई एक बड़े उसने कही भी थी, अमेरिका के किसी बंदे ने कही थी कि एक कहावत थी इंग्लिश में, मुझे थोड़ी थोड़ी याद आ रही है, ए जस्टिस डिलेड इज जस्ट इक्वल टू जस्टिस डिनाइड, कि भाई अगर आपने इंसाफ देने में देरी कर दी ना, तो इसका असली मतलब तो ये है भाई साहब आपने इंसाफ दिया ही नहीं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो कहते हैं ये कोल्ड रीज़न है भाई, ये एक फैक्ट है, इस रीज़न को इंसान की भावनाओं से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या है कि भाई आप उस दर्द से तो उभर चुके हो, साथ ही साथ भाई बंदे के परिवार में किसी की डेथ हुई है, तो अब वो दर्द समय के साथ ख़त्म हो गया। लीगल एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि जो ये डीले है ना, ये तो भाई इनएविटेबल है, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, ये तो डीले होगा ही होगा। ठीक है, आगे क्या कहते हैं जी, पता है मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन बहुत ज़्यादा डिले हो जाती है भाई, बहुत ज़्यादा डिले हो जाती है। कई बार तो ऐसा भी होता है, चलो नहीं बोलते भाई, नहीं बोलते हम, छोड़ो। आगे क्या कहते हैं जी, कलकत्ता एडवोकेट गीता नाथ गांगुली सेज, कलकत्ता की एडवोकेट है जी गीता नाथ गांगुली, क्या कहती है? वो कहते हैं कि लीगल केसेस जो होते हैं ना, स्पेशली क्रिमिनल केसेस, उनमें क्या होता है जी, डीले होती है प्रोसीजर में, और उसको आप अवॉइड भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इट इज़ अनफॉर्चुनेटली, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इंट्रिंसिक टू दी सिस्टम, हमारे सिस्टम से जुड़ चुकी है ये चीज़, दुर्भाग्यपूर्ण है। फॉर वन डेट हैव टू बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू दी अवेबिलिटी ऑफ बोथ प्रोसिक्यूटिंग एंड डिफेंस लॉयर। कहते हैं भाई एक तारीख अगर एक दिन पेशी करवानी है तो एक ऐसी तारीख देनी पड़ती है जिसमें डिफेंस लॉयर भी आए और प्रोसिक्यूटर भी आए, है ना, इसलिए इतनी डिले होती है। आगे क्या कहता है जी, आगे कहता है ऑल्सो आवर लीगल सिस्टम ऑफर लीगल रिसोर्सेज टू पेटिशनर एंड देयर आर अपील एंड काउंटर अपील। उसी के साथ साथ जो हमारी कानून की प्रक्रिया है वो उन्हें लीगल रिसोर्सेज यानी और भी कई सारे रास्ते दिखाती है पेटिशनर को, और वो किसी और चीज़ पर भी अपील करते रहते हैं, फिर उसकी अपील रद्द होगी, मतलब उलझा रहता है केस।
मोर एवर साथ ही साथ पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है और विटनेस जो गवाह होते हैं इंटेरोगेशन उनसे पूछताछ होती है। आर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ये भी ना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, समय बर्बाद करने वाले हैं। और दीज कैन नॉट बी रश्ड, इनमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती, भाई ये प्रोसेस तो होगा। देखो आपको पता है जो भारत की कोर्ट है ना, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो इस हिसाब से है कि भाई चाहे 100 दोषी छूट जाए लेकिन एक भी निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं होनी चाहिए। इसीलिए ना अगर किसी के ऊपर केस हो गया, वो आरोपी है, तो कोर्ट उसको पूरा समय देती है कि भाई हाँ साबित तो हो कि भाई तू निर्दोष है। इसीलिए ना उसके पास बहुत सारे अधिकार होते हैं, एक अपील कर दी, फिर काउंटर अपील कर दी, वकील ले आया, आज कह दिया जी कोर्ट नहीं आ सकता, आज उसको टाइम नहीं, इस वजह से ये सारी चीज़ें डिले होती है। ऐसी कोई सेंस ऑथर देना चाह रहा है। अब हम पढ़ते हैं जी पैसेज। देखो पैसेज बहुत ज़्यादा इजी था, बहुत ही इजी पैसेज था, लंबा जरूर था लेकिन इजी था, मज़ेदार था। मज़ेदार तो क्या था, मतलब समझ आ रहा था, ज़्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज इसकी नहीं थी। देखो क्या कहते हैं जी, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन फिल द ब्लैंक एज गिवन इन द पैसेज, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन। इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन है भाई। थर्ड ब्लैंक में उसने क्या कहा था, एक ऐसा सेंटेंस था, थर्ड ब्लैंक मुझे याद है कि भाई उस टाइम पे तो वो सिर्फ 14 ईयर की थी, बच्ची थी, अगर आज जिंदा होती तो डैश, तो कितने साल की होती, तो हमने तो एज कैलकुलेट की थी कि 14 साल की एज पे हादसा हुआ, 7 साल से बंदा केस लड़ रहा है, तो आज अगर जिंदा होती तो 21 साल की होती। 21 साल इसके अंदर ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या बनता, नन ऑफ दी अबव। कहते हैं ये क्वेश्चन ना इन्फ्रेंस बेस्ड था। इन्फ्रेंस बेस्ड क्या होता है, आपने अंडरस्टैंडिंग से समझा, ऑथर ने डायरेक्टली कहीं भी पैसेज में ये नहीं लिखा, आपने अंडरस्टैंडिंग से समझा। ठीक है, आगे क्या कहता है, आगे कहता है व्हाट मेक्स द ऑथर थिंक लॉयर ऑफ द एक्यूज्ड आर मोर एफिशिएंट देन स्टेट प्रोवाइडेड प्रोसिक्यूटर फॉर विक्टिम फैमिली। कहता है भाई कि जो हमारा ऑथर है ना, उसको ऐसा क्या लगता है, वो ऐसा क्यों सोचता है कि जो वकील है ना एक्यूज्ड के, आरोपियों के, वो ज़्यादा क्षमता है, उनके अंदर ज़्यादा क्षमता है किसके मुकाबले, उन वकीलों के मुकाबले जो राज्य सरकार ने प्रोवाइड किए। अब ऑप्शंस पढ़ लो, ऑप्शंस में क्या कह रहा है जी, ऑप्शन में कह रहा है द विक्टिम फैमिली आर फेड अप विद देयर एटीट्यूड ऑफ प्रोसिक्यूटर। ऐसी तो कोई बात ही नहीं कर रहा था, हमें तो पता था, हमने पढ़ लिया था ना, उसने कहा था कि भाई इनको अगर हम पे करेंगे तभी तो ये अच्छे से काम करेंगे, सरकारी वकीलों को तो तनख्वाह आनी है, वो अपने काम को सीरियसली क्यों लेंगे। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो। कहता है द प्रोसिक्यूटर विल गेट पेड, एक सेकेंड, द प्रोसिक्यूटर विल गेट पेड रिगार्डलेस ऑफ दे विन और नॉट, विल बी, हाँ भाई ये तो गड़बड़ कर गया ना, यहाँ तो मेरे सामने पैसिव फॉर्मेशन आनी चाहिए थी। द प्रोसिक्यूटर विल गेट पेड, क्यों, विल बी गेट पेड, उन्हें पे किया जाएगा ना, विल बी गेट पेड रिगार्डलेस ऑफ द विन और नॉट, सो दे आर नॉट सिंसियर। हाँ यही तो पॉइंट है कि भाई जो सरकारी वकील होगा उसको तो तनख्वाह मिलेगी मिलेगी, तो वो अपनी ड्यूटी के प्रति सिंसियर ही नहीं है, इररिस्पॉन्सिबल सा है, लापरवाह है। ये आंसर हो सकता है, एक बारी बाकी और को पढ़ो, ऑल आर करेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि पहले वाला आंसर नहीं हो सकता। आगे कहता है गवर्नमेंट प्रोवाइडेड प्रोसिक्यूटर आर लेस एफिशिएंट, ऐसा तो है ही नहीं, कह रहा था कि हम उनकी क्षमता पर कोई शक नहीं करते। आगे कहते हैं टॉप एक्सपर्ट ने हायर किया है, सो देयर इज लेस चांस ऑफ विनिंग बाय द एक्यूज, ना ये तो कोई सेंस ही नहीं कर रहा, सेकंड वाला इसका आंसर बनता। आगे कहते हैं व्हाट डज द ऑथर मीन बाय, ऑथर क्या समझाना चाहता है, बट देयर डज नॉट सीम टू बी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल ऑफ अनसर्टेनिटी। तो ऑथर तो यही बात समझाना चाह रहा है कि भाई इतनी समस्याएं झेलने के बाद भी इनको इंसाफ मिले, अभी उम्मीद की कोई भी रोशनी नहीं दिखती है ना, ऐसी तो बात कर रहा है। तो आ जाओ क्या कहते हैं, द कांग्रेस रूल वेस्ट बंगाल प्रोसीजर टुवर्ड टैकलिंग इश्यूज वर्स देन बीजेपी रूल स्टेट। अरे कांग्रेस और बीजेपी जैसा तो कोई भी सीन इसके अंदर था ही नहीं था। आगे क्या कहते हैं, द विक्टिम फैमिलीज आर नॉट फाइंडिंग एन एंड टू द लॉन्ग पीरियड ऑफ डिफिकल्टी। हाँ ये आंसर हो सकता है, एक बार ही नेक्स्ट को पढ़ो। प्रोसिक्यूटर आर डेलिबरेटली एक्सटेंडिंग द केस, भाई डेलिबरेटली होता है प्री इंटेंशन से, स्वेच्छा से केस को कर रहे हैं क्या एक्सटेंड, ऐसी भी बात नहीं। गवर्नमेंट डज नॉट वांट द केस टू बी फिनिश्ड इन ए जिफी, जिफी होता है जल्दबाजी में, तो ऐसी भी कोई बात नहीं कर रहा। क्यों कहता है कि भाई उनको उम्मीद की रोशनी नहीं दिखती, ऐसा क्यों इसने ये फ्रेज़ यूज़ किया, उसने इसलिए यूज़ किया कि भाई इतना डिफ़िकल्ट पीरियड, 172 किलोमीटर चल के आ रहा है, कोई मुंबई से आ रहा है ना, 20-25 लाख रुपए लग गए, अभी भी उन लोगों को ये नहीं दिखता कि उनका जो स्ट्रगल है वो एंड हो जाएगा, अभी भी कोई उम्मीद की किरण उन्हें नहीं दिखाई देती। तो इसका आंसर क्या बनता, बी आंसर बनता। आगे बढ़ो फोर्थ की तरफ। फोर्थ क्या कहता है जी, फोर्थ कहता है व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर कुड बी मोर, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर कुड बी मोर। एक सेकंड कहाँ गया,
वट अकॉर्डिंग टू द ऑथर कुड बी मोर वैलिड रीजन फॉर द डिले इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द केस। कहते हैं भाई ऑथर के अकॉर्डिंग, वट अकॉर्डिंग टू द ऑथर कुड बी मोर वैलिड रीजन फॉर द डिले इन द एग्जीक्यूशन ऑफ दी केस। एक सेकेंड, वट अकॉर्डिंग टू दी ऑथर कुड बी मोर वैलिड रीजन फॉर द डिले इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द केस। ठीक है, कहते हैं भाई ऑथर को क्या लगता है कि केस डिले क्यों होता है, क्या वैलिड रीजन है। तो पहली चीज क्या कहते हैं, द डिले कैन लेड टू मेकिंग मोर मनी। तो मनी मेकिंग जैसी कोई सेंस दी नहीं पैसेज में। आगे क्या कहता है, सम ऑफ द एक्यूज्ड आर क्लोजली रिलेटेड टू द टॉप ब्रेस ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसी भी कोई बात नहीं कर रहा भाई, ऐसी भी कोई बात नहीं कर रहा। क्रिमिनल प्रोसीजर केसेज टेक टाइम, यही तो बात कह रहा है कि जो क्रिमिनल प्रोसेस होते हैं उनमें टाइम लगता है क्योंकि उनको अधिकार दिए जाते हैं। तो सी आंसर हो सकता है। आगे कहते हैं द टॉप एक्सपर्ट लॉयर्स आर इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ए सोल्यूशन टू बेल देम आउट ना, नन ऑफ द अबव नहीं। क्या आंसर बनता जी, सी ही इसका आंसर बनता। क्या आंसर बचता, सी इसका आंसर बचता। आगे क्या कहता है, आगे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग एज फैथम हाईलाइटेड इन द गिवन पैसेज। तो फैथम का मीनिंग तो हमने पढ़ा ही था। फैथम का मीनिंग हमने क्या पढ़ा था जी, फैथम का मीनिंग हमने पढ़ा था अंडरस्टैंड, समझने योग्य। तो अब ढूंढ लो इनमें से कौन से वाला वर्ड होता है। देखो हैरोइंग का मीनिंग तो होता है पेनफुल, दर्द भरा, दुखद। तो ऐसी तो कोई सेंस नहीं आ रही जी। सन्ड्री का एक मीनिंग होता है डिफरेंट, कॉमर्स वाले बच्चों ने पढ़ा होगा। सन्ड्री डेबिटर्स होते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं, तो इसका एक मीनिंग होता है डिफरेंट। तो ऐसी भी सेंस नहीं आ रही। आगे कहते हैं कोलीरी, ये हमने पढ़ा था भाई, ये तो होता है कोयले की खदान वगैरह। ऐसी भी सेंस नहीं देता। हमें तो क्या लगाना है जी, फैथम का मीनिंग बताना है, अंडरस्टैंडेबल का एक सिनोनिम ढूंढना है यहाँ। आगे कहते हैं ग्नोइंग, ग्नोइंग का मीनिंग क्या होता है जी, कुतरना। चूहे वगैरह जो दांतों से नहीं कुतरते उस सेंस में वर्ड यूज होता है। तो ये भी आंसर नहीं बचता। अब बचा मेरे पास एक ही ऑप्शन, कॉम्प्रीहेंड। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हम कर रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का क्या मीनिंग होता है कि भाई रीड करो और कॉम्प्रीहेंड करो, समझो क्या कहना चाहता है। तो वही मीनिंग तो फैथम का था, अंडरस्टैंड। यानी इसका एग्जैक्ट सिनोनिम क्या बना, सी बना। इसका एग्जैक्ट सिनोनिम क्या बना जी, सी बना। अब ढूंढो ऑप्शन में कहाँ है इसका एग्जैक्ट सिनोनिम में, सी कहाँ है जी, बी ऑप्शन इसका हो गया। इसका एग्जैक्ट सिनोनिम क्या बना जी, सी। तो इसका आंसर क्या बना जी, इसका आंसर बना सी। सी वाला ही तो ऑप्शन था, हमने क्या पढ़ा था, कॉम्प्रीहेंड। ठीक है, अब आप एक बारी देखो क्या पूछता है नेक्स्ट में। कहता है व्हाट इज द सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज। पैसेज के अंदर सुटेबल टाइटल क्या दिया जा सकता था। तो देखो क्या दिया जा सकता था, फेलियर ऑफ हॉस्पिटल इन इंडिया, फेलियर ऑफ हॉस्पिटल्स इन इंडिया। ऐसा क्यों, सारे हॉस्पिटल्स की बात थोड़ी कर रहा है, एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल की बात कर रहा है। और हॉस्पिटल फेल क्या हुआ, आग लग गई, मैनेजमेंट खराब था। तो ये तो मुझे एक बारी के लिए सुटेबल नहीं लगा। आगे पढ़ो, एन इन्फर्नो सिंजिज स्टिल, हाँ ये बन सकता था। आगे देखो, गवर्नमेंट्स एडवांटेज इन मोमेंट्स ऑफ डिस्पैरिटी, सरकार को लाभ हो रहा है इन मोमेंट ऑफ डिस्पैरिटी, असमानता में। ऐसी तो कोई बात नहीं कर रहा। आगे कह रहे कल्पेबल होमिसाइड ऑफ द गवर्नमेंट। तो भाई सरकार ने कौन सा नरसंहार कर दिया, होमिसाइड होता है जी नरसंहार। इसका आंसर क्या बनता जी, बी बनता। ठीक है, अब आप देखो बी होता क्या है। तो बी के अंदर ना इन्फर्नो, क्या वर्ड है जी, इन्फर्नो। इन्फर्नो का मीनिंग क्या होता है जी, इन्फर्नो का मीनिंग होता है आग, फायर। इन्फर्नो का मीनिंग क्या होता है जी, आग या फिर फायर। और सिंजिस का मीनिंग क्या होता है जी, झुलसा हुआ, झुलसा देना, बर्न स्लाइटली, बर्न स्लाइटली। समझ रहे हो बात। तो टाइटल क्या बनता है, स्टिल। कहता है भाई एक सेकंड कहाँ है, कहता है एन इन्फर्नो सिंजिस स्टिल, आग ने झुलसाया हुआ है, अभी तक झुलसाया हुआ है। स्टिल का मतलब अभी तक। क्या मीनिंग हुआ इसका, मीनिंग ये हुआ कि भाई जिनको मरना था वो तो मर गए, लेकिन जो पीछे बच गया ना, जो फैमिली बच गई, उनको ये हॉस्पिटल की आग आज तक क्या करती है, सिंज करती है, झुलसाती है। क्यों, क्योंकि भाई इंसाफ ही नहीं मिला अभी तक बेचारों को। ये इसका टाइटल बनता, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। आगे देखो आप, आगे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग विद डोजली हाईलाइटेड इन द गिवन पैसेज, हाईलाइटेड इन द गिवन पैसेज। तो भाई इसका क्या मीनिंग लगाया था हमने, इसका मीनिंग हमने लगाया था डिटर्मिनेशन। क्या मीनिंग लगाया था जी, डिटर्मिनेशन, दृढ़ इच्छा से किसी काम को करना। क्या मीनिंग लगाया था इसका, डिटर्मिनेशन। तो एक बात देखो कहाँ है ऑप्शन इसमें, भाई कैरोसी जैसा कोई वर्ड नहीं होता, मुझे लगता है स्पेलिंग में इसने गड़बड़ कर दी। ड्यूबेटी का मीनिंग होता है
संदिग्ध, यहीं से तो वर्ड बनता था, ये तो एक नाउन है, यहीं से तो हमने एक वर्ड पढ़ा था क्या, ड्यूबियस रोल, संदिग्ध रोल। तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं कर रहा था। आगे आता है जी डेड पेन। इसमें क्या बताना है, इसमें अपोजिट बताना है। डेड पेन का मीनिंग क्या होता है, एक्सप्रेशनलेस है। डेड पेन का मीनिंग क्या है जी, एक्सप्रेशनलेस है, भावहीन है। तो ऐसी भी कोई बात नहीं करता। अब देखो डिटर्मिनेशन है तो आप उस चीज़ को दृढ़ निश्चय से करते हो। और अपैथी का मतलब होता है, ये बेसिकली ना एक रूट वर्ड था। पैथ का मतलब भी होता है फील, और ए होता है जी नेगेटिव, यानी उसमें कोई फील ही नहीं है, नेगेटिव फील है। तो वो क्या होता है जी, एक उदासीनता, यानी लैक ऑफ इंटरेस्ट। डिटर्मिनेशन किसी चीज़ को करोगे दृढ़ निश्चय से तो आपको उसके अंदर इंटरेस्ट है। अपैथी का मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट, तो इसका अपोजिट क्या लगता, अपैथी लगता। ठीक है, आगे देखो। वट कुड बी द पॉसिबल रीज़न फॉर गुहाज ठाकुराज रिग्रेट इन हर मदर डेथ। भाई क्या पॉसिबल रीज़न है उसकी मदर के डेथ के लिए वो जो रिग्रेट करती है, सिंपल सी बात थी। शी वॉज फोर्स टू स्टे इन द हॉस्पिटल बिकॉज दे डिड नॉट पे द बिल। ऐसी तो कोई बात ही नहीं की, बल्कि उस बच्ची को रोक लिया था कि भाई बिल कौन देगा। शी कुड हैव रेस्क्यूड हर बाय जंपिंग आउट ऑफ द विंडो। अरे विंडो जैसी तो कोई बात हो ही नहीं रही यार। एक बात बताओ, 64 साल की महिला विंडो से कूद जाएगी, उसके अंदर क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचना। तो ये दो ऑप्शन तो होते ही नहीं। आगे क्या कहता है, हर मदर वाज डिस्चार्ज ऑन द नाइट बिफोर द फायर, गुहा ठाकुरता डिड नॉट टेक हर। हाँ, उसकी मम्मी को आग लगने से एक दिन पहले हॉस्पिटल वाले डिस्चार्ज कर रहे थे, लेकिन वो लेके नहीं गई, इसीलिए आज तक उसे रिग्रेट होता है। यही आंसर है। फिर भी डी को पढ़ लो। गुहा ठाकुरता वाज इन एक्सपेक्टेशंस ऑफ कंपनसेशन मनी विच शी डिड नॉट रिसीव। तो ऐसी तो बात ही नहीं हुई, कंपनसेशन मनी तो बाद में होगा जब कोर्ट फैसला कर देगी। तो भाई यहाँ क्या आना था, सी आंसर इसका आता। एक बारी 9th को और पढ़ लो जी। 9th में क्या कहता है, वट डज द ऑथर मेंट बाय रिपोज्ड फेथ। रिपोज्ड फेथ का मतलब, रिपोज का मतलब विश्वास करना, फेथ वही, रिपोज का मतलब दृढ़ विश्वास कर रहा है कानून के अंदर, इन द लीगल सिस्टम। यानी ऑथर कहता है भाई कानून में तो उनको विश्वास है। क्या कहता है, ही बिलीव इन द जुडिशरी सिस्टम, ही लॉस्ट हिज ट्रस्ट ऑन द लीगल प्रोसीडिंग। ना, ऐसी कोई बात नहीं की। ही वॉन्ट्स टू टेक थिंग्स ऑन हिज ओन हैंड, अपने स्तर पे चीज़ों को देखना चाहता है, ऐसा भी नहीं है। द जजेज आर इन प्री प्रेजुडाइज माइंड ऑफ व्हाट टू डू। जजेस का माइंड ही निश्चिंत नहीं है। जज जो है प्रेजुडाइज है, पक्षपातपूर्ण है, कन्फ्यूज स्टेट में, ऐसी कोई बात नहीं कर रहा। क्या कहता है, इस चीज़ का मीनिंग ही क्या है कि भाई उसको कानून में तो पूरा विश्वास है, लेकिन वो पूछ रहा है कि जी जल्दी से दे दो ना इंसाफ, देर क्यों कर रहे हो। तो क्या कहता है भाई, ही बिलीव्स इन द जुडिशरी सिस्टम। ठीक है, ये था हमारा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। काफ़ी आसान सा था, काफ़ी ईजी सा मैंने रखा। आगे आगे लेवल थोड़ा अप करते जाएंगे। अब देखो क्या कहता है, एसके क्लासेस पॉजिटिव प्रोटोन क्या कहता है, ख्वाहिशें भले जिद्दी हो पर उसे पूरा करने के लिए दिल भी जिद्दी होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या है जी, इसका मीनिंग यही है कि भाई डिटर्मिनेशन होना चाहिए। कितना भी बड़ा सपना देखो, लेकिन फिर उस सपने को पाने के लिए अंदर एक आग होनी चाहिए, दिल भी जिद्दी होना चाहिए। ठीक है, ये थी हमारी आज की शीट। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है लाइक करो, नहीं आई डिसलाइक करो और कमेंट्स में बताओ क्या गड़बड़ हो गई। थैंक यू स्टूडेंट्स।